गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12वीं के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे व्यापारिक बैंक एवं शाख सृजन। व्यापारिक बैंक क्या होता है? जो केंद्रीय बैंक है उसका शाखा होता है। व्यापारिक बैंक जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोगों को ऋण देने के लिए, शाख को फैलाने के लिए बनाया गया एक केंद्रीय बैंक का शाखा होता है। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक बैंक द्वारा शाख निर्माण। शाख निर्माण में पहला दिया है प्राथमिक जमाएं अथवा नगद जमाएं। प्राथमिक जमाएं और नगद जमाएं क्या होता है? जो उसके पास जो वहां पर उसके व्यापारिक बैंक के जो खाताधारी होते हैं वो जाते हैं, उनके पास पैसा जमा करने के लिए नगद पैसा जमा करते हैं, उसको प्राथमिक जमाएं अथवा नगद जमाएं कहते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति जिसका नाम नरेश है, अगर वो जमा करने जाता है 10,000 तो 10,000 पैसा ही प्राथमिक जमाएं अथवा नगद जमाएं कहलाता है। जो व्यापारिक बैंक में जो पैसा अपना बचत को जमा करके रखता है, जो हमारे पास पैसा आता है कहीं से भी आए, अगर हम उसके बचत के बारे में सोचते हैं और हमको लगता है कि इसको बचत करके रखते हैं बाद में काम आएगा, तो हम इसको ले जाके बैंक में जमा कर देते हैं। तो हम 10,000 20,000 जो भी पैसा है हम वहां पर जमा करते हैं, तो वो जमा पैसा ही प्राथमिक जमाएं कहलाते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न जमाएं। व्युत्पन्न जमाएं वो है जो हम इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें जमा होता है, इसमें निकलता है। जो हम किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को उधार देते हैं, ऋण के रूप में देते हैं, तो ये हो गया उत्पन्न जमाएं। जब किसी व्यक्ति ने हमको हमारे पास जमा किए हैं 10,000 या 20,000, तो कुछ पैसे उसके नाम से हम रख देते हैं, कुछ हिस्से को, बाकी को ऋण के रूप में हम देते हैं। तो उसमें उदाहरण भी दिया है, नीचे देख लेना कि शाख निर्माण उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण दिया है। इसमें दिया है कि एक व्यक्ति जो है अगर 10,000 जमा करता है तो 10,000 का 20% अगर रख देते हैं 800 जमा के रूप में। अगर उसको वो कभी भी हमसे मांग सकता है, जरूरत पड़ सकता है, तो आकस्मिक उसके खाते में हम 800 रख देते हैं, बाकी का दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में, उधार के रूप में, ऋण के रूप में दे देते हैं। दूसरा व्यक्ति फिर जमा उस पैसे का कुछ हिस्सा रखता है, कुछ हिस्सा को वो जमा कर देता है, तो वो भी मतलब ये घूमते रहता सर्कल के अनुसार, क्योंकि हम व्यापारिक बैंक का काम क्या है? जमा लेना और दूसरे को ऋण देना। तो हमारे पास जो जमा पैसा आता है उसको हम दूसरे को ऋण के रूप में वापिस देते हैं। तो कुछ हिस्सा वो जमा करने वाले व्यक्ति के हिस्से में रहता है कि कभी ना कभी उसको जरूरत पड़ सकता है, काम पड़ सकता है, तो उसके लिए कुछ उसके पास रख दिया जाता है उसके खाते में, बाकी को दूसरे को ब्याज के रूप में, ऋण में दिया जाता है। तो ये क्या है? व्यापार के रूप में फैला रहता है, एक से लिए दूसरे को दिए, तो ये शाख फैला रहता है। अब देखते हैं शाख निर्माण की सीमाएं दिया है। इसमें उदाहरण को अच्छे से देख लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। शाख निर्माण की सीमाएं में देखेंगे देश में मुद्रा की मात्रा। इसमें सीमाएं बता दी है। व्यापारिक बैंक किए जाने वाले शाख निर्माण की सीमाएं निम्नलिखित है। उनकी सीमाएं: देश में मुद्रा की मात्रा, चलन मुद्रा शाख के आधार होती है। देश में नगद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, देश में बैंकों के पास नगद जमाएं उतनी ही अधिक होगी। बैंक उतना ही अधिक मात्रा में शाख का निर्माण कर सकती है। तो चलन में मुद्रा होती है, जो हमारे पास चलन में मुद्रा है, रुपए है, वो जितना अधिक देश के पास चलन में मुद्रा होगी वो शाख का निर्माण अधिक करेंगे, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा होने से पैसा जमा करेंगे, पैसा जमा करने से वो बचत करके जमा करेगा और उस पैसे का फिर उसका दूसरा उपयोग ऋण के रूप में देना उसको, और फिर वो उद्योग में लगाना, व्यापार में लगाना, और फिर उसमें मुनाफा होगा तो वो फिर जमा करेगा। तो ये सर्कल चलते रहता है। तो देश में जितनी अधिक मुद्रा तरल होगी उतना ही अधिक शाख का निर्माण होगा। मुद्रा की तरलता पसंदीदा। यदि व्यक्ति अपने पास नकदी अधिक रखते हैं तब बैंक में जमाएं घटती और निर्माण का आकार घट जाता है। मतलब जो देश में पैसा फैला रहता है, यदि व्यक्ति अपने पास अधिक पैसा रख लेता है, किसी को पैसा रखने की आदत होती है, अगर कोई बैंक में जमा नहीं कर देता,
मेरे पास है, हमारा पैसा है, हम रखेंगे, जरूरत आ जाता है तो रखते हैं, फिर ले जाके जमा करेंगे, फिर निकालेंगे, उसके अच्छा हम रखते हैं। तो इसमें साख का निर्माण कम होता है, व्यक्ति की सोच के ऊपर है, वो जमा करके नहीं रखता है तो उससे क्या होता है, साख का निर्माण कम होता है। जमा करता तो हम दूसरे को देते, उसका व्यापार बढ़ता, काम आता, तो वो नहीं होता, वो अपने पास रखा हुआ है तो उससे साख निर्माण नहीं होता है। बैंकिंग आदतें, जनता में बैंकिंग आदत जितनी अधिक होगी लोग उतना अधिक बचत करेगा, क्योंकि लोगों में बैंकिंग आदतें नहीं है, वो अपने पास रख लेते हैं बहुत सारे पैसा या गड़ा के रखते हैं, अपने धन को बताते नहीं है, किसी को छुपाते हैं और जमीन के नीचे गड़ा देंगे पर दिखाएंगे नहीं। ये आदत के कारण भी साख का निर्माण नहीं होता। अगर वो अपना पैसा बैंक में जमा करके रखता, उसका ब्याज उसको मिलता और वो पैसा जो है दूसरों को ब्याज के रूप में जाता और वो अपना व्यापार बढ़ा सकता है, अपना उद्योग चला सकता है और बहुत सारे कार्य वो कर सकता है। इससे देश का विकास ही होगा, क्योंकि देश जो है विकसित देश में ऐसा ही होता है। हमारा देश जो है विकासशील देश है और गरीब देशों में तो और स्थिति बहुत खराब होती है। तो लोगों में बैंकिंग आदतें होनी चाहिए। जमाओं पर नगद कोष अनुपात, प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित भाग नगद कोष के रूप में रखना पड़ता है, अतः बैंक साख का निर्माण कम करेगी या अधिक, यह नगद कोष अनुपात पर निर्भर करता है। यदि नगद कोष अनुपात अधिक है तो कम साख का निर्माण होगा और यदि नगद कोष का अनुपात कम है तो अधिक साख का निर्माण होगा। देखो, जितना भी हम जमा करके रखते हैं तो जमा किए हुए व्यक्ति के हिसाब से वो कुछ कोष को उसके लिए सुरक्षित रख देता है ताकि वो अचानक से मांग करे तो हम उसको दे सके। तो इसके कारण हमारे पास नगद कोष कम होने से साख कम होता है, नगद कोष अगर हमारे पास ज्यादा होगा तो साख का निर्माण ज्यादा होगा। ब्याज दर, बैंक की साख की मात्रा प्राय ब्याज पर भी निर्भर करती है। अगर हम यदि ब्याज की दर ऊंची हो तो साख की मात्रा कम होगी, इसके विपरीत ब्याज की दर नीची हो तो साख का निर्माण प्रोत्साहित करती है। साख का स्फीति पर हो जाने का भय रहता है। ब्याज की दर साख नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण दर है। ब्याज जैसे मिलता है उसी के अनुसार लोग बचत करते हैं। ब्याज अगर अच्छी मिलेगी तो बचत अच्छा करेंगे और ब्याज कम है तो लोन भी अधिक उठाते हैं, तो दोनों का विपरीत है। अगर ब्याज हम कम ले रहे हैं तो लोग लोन लेके अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा। बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमाएं होती हैं जो कुछ सुरक्षित कोष जमा करना पड़ता है व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास, और वो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक के द्वारा रखे गए जमाए कोष को वृद्धि कर देती है, तब उनसे नगद साख कम हो जाते हैं और फलस्वरूप वे कम साख का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत जब केंद्रीय बैंक द्वारा रखे जाने वाले कोषों का प्रतिशत कम कर देता है और उसकी साख निर्माण की शक्ति बढ़ जाती है। अगर केंद्रीय बैंक साख को कम कर दे अपने पास जमा करने का तो व्यापारिक बैंक के पास बहुत सारा साख हो जाता है उसको फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और अगर वो कम कर देता है तो और अधिक, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास हमको व्यापारिक बैंक को रिजर्व के रूप में कुछ पैसे जमा करके रखना पड़ता है। अगर उसको कम कर देता है तो उसको साख बढ़ेगा और बढ़ा देता है तो साख कम हो जाता है। केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीतियां, केंद्रीय बैंक की जो साख संबंधी नीतियां हैं वो साख निर्माण की मात्रा केंद्रीय बैंक की मुद्रा या साख निर्माण नीति पर ही निर्भर करती है। कारण यह है कि केंद्रीय बैंक के पास देश की मुद्रा का मात्रा को प्रभावित करने की शक्ति होती है और दूसरा वह बैंक को साख के संकुचन और विस्तार की शक्ति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। ये केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर करती है। तो ये केंद्रीय बैंक के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है। व्यापारिक बैंक उसके अनुसार ये साख कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि तरलता और नोट का कितना रहना चाहिए कितना नहीं, क्या वो मुद्रास्फीति कर सकता है, संकुचित कर सकता है, ये केंद्रीय बैंक के ऊपर निर्भर करता है। तो ये रहा उनकी सीमाएं। अब देखते हैं बैंकों का महत्व। बैंकों का महत्व देखते हैं, व्यापार और उद्योग के विकास में सहायक। बैंक अगर व्यापारिक बैंक है तो
व्यापार और उद्योग में विकास में सहायता प्रदान करती है। कितने भी बड़े से बड़े पूंजीपति हो, जो व्यक्ति हो, वो व्यापार और उद्योग के लिए लोन लेता ही है। लोन उसका जरिया है। लोन लेने के बगैर वो कोई काम शुरू नहीं करता। कम ब्याज में अच्छा लोन मिल जाता है तो उनके उद्योगों का विकास होता है। तो बैंक का महत्व यही है कि बैंक रहने से उद्योग और व्यापार बढ़ता है, लोगों के जीवन शैली बढ़ता है और विकास बढ़ता है, देश का विकास होता है, देश जो है गरीबी से विकसित की ओर बढ़ता है। पूंजी संचय को प्रोत्साहन, बैंक रहने से पूंजी संचय को भी प्रोत्साहन मिलता है। बैंक के रहने से अगर उसके बारे में हमको अगर जानकारी है कि बैंक में जमा करने से हमको क्या क्या फायदा है, उसमें कितना हमको ब्याज मिल सकता है, बचत करने से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो लोग जो है अपने पूंजी को संचय करके रख सकता है, बैंक में जमा कर सकता है, उससे उसका ब्याज मिल सकता है और वो उस ब्याज से भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो पूंजी संचय करने का भी बहुत अच्छा साधन है बैंक। आर्थिक विकास में सहायक, आर्थिक विकास में भी सहायक है क्योंकि आर्थिक दृष्टि से हमको अगर सुदृढ़ बनाना है तो हमको जो भी कार्य करने के लिए बैंक की सहायता लेनी पड़ती है। बैंक के द्वारा हमको अच्छे से खासी लोन मिल जाता है, सहायता मिल जाता है और हम बड़े से बड़े काम करने की हिम्मत रख सकते हैं। तो जब देश में उद्योग खुलेगा, व्यापार बढ़ेगा तो आर्थिक विकास ऐसे ही होगा, संभव ही है, क्योंकि इन्हीं के विकास से, शिक्षा के विकास से, अगर हॉस्पिटल से विकास से हम आर्थिक विकास करने में सक्षम होते हैं। तो ये सब का विकास होगा तो आर्थिक विकास बहुत जल्द होता है। साख का सृजन, साख का भी सृजन, जो हम व्यापारिक बैंकों के द्वारा हम साख इकट्ठा करके रखते हैं, उसको एक दूसरे को हम कर्ज के रूप में बांटते हैं, देते हैं ताकि वो व्यापार कर सके, दूसरे कामों में बढ़ा सके, अपने कार्य को और बड़ा कर सके। तो इससे सृजन होता है, बढ़ते जाता है, विकास करते जाता है, साख का बढ़ता रूप होता है। भुगतान करने की सुविधा, बैंकों के द्वारा हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो वो भुगतान करने में हमको सुविधा होती है। आजकल हम चेक के द्वारा हम एक दूसरे को भुगतान कर सकते हैं, उसके लिए देने की जरूरत नहीं है। अगर हमको उनका पासबुक नंबर जो भी पता है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पता है तो हम उसके नंबर पर या उसके खाता पर हम पैसा भेज सकते हैं। चेक के द्वारा ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भुगतान करने में बैंक बहुत सारी सुविधाएं हमको दे रही है। तो पैसे भुगतान करने के लिए हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, वहीं से बैठे बैठे भी हम उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ग्राहकों को लाभ, जो बैंक के ग्राहक होते हैं जो वहां पर जमा करते हैं पैसा, बैंक अपने ग्राहकों को अपने अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जो विक्रय, ट्रस्टी प्रबंध है, चेक की है, चेक देना है, शेयर्स है, इस प्रकार ग्राहकों के उनके अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। ग्राहक को बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। धन एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा, बैंक जो है धन का, मूल्यवान वस्तुओं का लॉकर के रूप में सुविधाएं प्रदान करती है और लोगों को मूल्यवान वस्तु घर में मत रखो, चोरी हो जाता है और इसको रखने से असुविधा है तो मेरे यहाँ अपने बैंक में लॉकर में रखवा देते हैं। एक बैंक में चाबी लगता है, एक जो ग्राहक है उसको चाबी दे देते हैं, उनके पास चाबी रहता है, वो अपने चाबी के द्वारा वो उसकी देखरेख, कभी भी उसको जरूरत पड़े तो अनुमति लेके, बैंक वाले से अनुमति लेके जहाँ उसको जरूरत हो पहले से तो उसको ले जा सकते हैं। तो वो वहाँ पर सुरक्षित रखते हैं। जो भी पेपर है, कुछ भी डॉक्यूमेंट या गहने हैं, कागजात है, वो अगर रखना चाहते हैं सुरक्षित तो लॉकर में रखवा सकते हैं, लॉकर में सुरक्षित रहते हैं। कुछ हिस्सा उसको ब्याज के रूप में वहां पर शुल्क के रूप में देना पड़ता है बैंक को, बाकी उसका सामान जो है सुरक्षित रहता है। तो ये रहा बैंकों का महत्व। बैंकों के महत्व से हम पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा जमा करने से हमारा पैसा का जो हमको ब्याज भी मिल सकता है और वो पैसा दूसरे को साख के रूप में फेंक कर उसको वो व्यापार में, आर्थिक विकास में और जो भी करना चाहें देश के विकास में लग सकता है। उस पैसे को भी हम
ऋण के रूप में फैला सकते हैं। तो ये क्या है, बैंक जो है सबको सुविधा देती है, अपने हिसाब से वो बैंक को पैसा, ग्राहकों से पैसा लेना और जरूरतमंदों में पैसा देना, ऋण के रूप में उनसे ब्याज देना, ग्राहकों को ब्याज देना, ये काम बैंकों का होता है। आगे हम देखेंगे रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में वही अंतर है। रिजर्व बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक जो है, रिजर्व बैंक जो है, और व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक जो है हमारा देश का बैंक है और व्यापारिक बैंक एक रिजर्व बैंक की शाखा है। पैसे का निर्गमन, नोट छापने का अधिकार रिजर्व बैंक में है, केंद्रीय बैंक को नहीं है। केंद्रीय बैंक बोलती हूँ, व्यापारिक बैंक को नहीं है। हमारा रिजर्व बैंक जो है पूरे बैंकों का बैंक होता है और जो व्यापारिक बैंक है उसके अंदर काम करने वाला है। जो हमारे रिजर्व बैंक केंद्र सरकार पर नियंत्रण है, केंद्र सरकार उसको नियंत्रित करती है, देश का बैंक है। और रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन, रिजर्व बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होती है और जो व्यापारिक बैंक है उसका लोगों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होता है, जबकि व्यापारिक बैंक पर सरकार अथवा जनता दोनों का स्वामित्व होता है। ये रहा दोनों का अंतर। आगे देखेंगे व्यापारिक बैंकों के दोष।